एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में 3 बहनें नैना, सुनैना और जूही अपनी विधवा माँ अर्चना के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही अर्चना के पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। अर्चना के लिए अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा काम करती ताकि वह अपनी 3 बेटियों को एक साधारण जीवन दे सके। नैना, सुनैना, उन्हें घर के हालातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, यही उनका शौक था। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी माँ से झूठ भी क्यों न बोलना पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ जूही, वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाती, उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं कराती थी। ऐसे ही एक दिन सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी से आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, नैना और मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। नैना और सुनैना, यह क्या, कभी प्रोजेक्ट के लिए कभी किसी के लिए, रोजाना तुम माँ से पैसे मांगती रहती हो। मैं भी तो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे तो इतने पैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तो इतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनते। तो हमें मम्मी के सामने झूठा बना रही है। तुझे क्या लगता है कि हम झूठ बोलकर मम्मी से पैसे लेकर जा रहे हैं? अगर मम्मी तुझसे ज्यादा प्यार करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मम्मी से हमारे बारे में झूठ बोलेगी। नैना, सुनैना, यह गलत बात है। अपनी बड़ी बहन से भला कोई इस तरह से बात करता है जैसे तुम करती हो? बेचारी सीधी सादी है, इसका यह तो मतलब नहीं तुम्हारा जब दिल चाहेगा इसकी इंसल्ट करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो इससे माफी मांगो, और आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। आज पगार मिलेगी, कल पैसे ले लेना। मम्मी मम्मी, हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी ये सगी बहन नहीं है, आपको सड़क के किनारे मिली थी। हम दोनों की सगी बेटियां हैं और हम इससे प्यार व्यार नहीं करते। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको इसे अपनी बेटी माननी है तो मानिए। ऐसा कहकर नैना और सुनैना बहुत गुस्से में बाहर चली जाती हैं। अपनी दोनों छोटी बहनों से यह बात सुनकर जूही को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोती है। अर्चना भी काम करने चली जाती है और वहां जाकर पूरे घर का काम करती है। काम करते समय उससे एक कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी घर की मालकिन आती है और वह अर्चना को बहुत सुनाती है, यह क्या गरीब नौकरानी, तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये? आजकल मैं देख रही हूँ तू ठीक तरह से काम नहीं कर रही, सफाई भी ठीक तरह से नहीं करती, कपड़े भी ठीक तरह से नहीं धोती। इसलिए आज से तेरी छुट्टी। मेरे घर पर काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से जा। गरीब, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मालकिन जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज के बाद नहीं होगी। मुझे काम से मत निकालिए। अब तू सीधे शराफत से यहाँ से जाती है या नहीं, या फिर तुझे धक्के मार के निकालूं? तुम जैसे गरीब नौकरों को सिंपल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मालकिन जी, आज तो मेरी पगार मिलनी थी। मैंने पूरे महीने आपके घर काम किया है, उसके तो पैसे दे दीजिए। इतना महंगा गिलास जो तोड़ा है उसके पैसे कौन देगा? तेरी पगार के ही पैसे कम पड़ जाएंगे। वह तो मेरी शराफत समझ कि मैं और पैसे नहीं मांग रही। चुपचाप खाली हाथ जा, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। मालकिन की यह बातें सुनकर अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर पगार नहीं मिलेगी तो पूरे महीने का राशन कहां से आएगा? वह अपनी 3 बेटियों को क्या खिलाएगी? उनके स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी? यह सोच सोचकर अर्चना बहुत रोती है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घर में राशन भी नहीं है। नैना और सुनैना को प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपए चाहिए और मैं तो उन्हें खाना भी नहीं खिला सकती। मैं अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब मुझे कब काम मिलेगा। मालकिन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पता नहीं यह बड़े लोग गरीबों को क्या समझते हैं। कीड़ा मकोड़ा जब जी में आता है तब मसल देते हैं। इस तरह से अर्चना बहुत रो रही थी कि तभी सामने से एक ट्रक आता है और अर्चना को टक्कर मारकर चला जाता है। आसपास के लोग अर्चना को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। एक्सीडेंट में अर्चना की टांगे टूट जाती है और उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। नैना, सुनैना और जूही की पढ़ाई भी छूट जाती है। नैना और सुनैना अपनी माँ से बहुत गुस्से में बातें करती हैं। मम्मी,
पहले तो आपकी नौकरी चलेगी, उसके बाद आपसे देखकर नहीं चला जा रहा था। अगर आज आपका एक्सीडेंट नहीं होता तो हम इन हालातों में नहीं होते। आपकी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई, दोस्तों के साथ घूमना फिरना छूट गया, और खाना तो 2 दिन में 4 दिन में बस एक ही बार मिलता है, वो भी एक सूखी रोटी। हमारी किस्मत कैसी है, हमारी उम्र की लड़कियां इतना एंजॉय कर रही हैं और हमें खाना भी नहीं मिल रहा, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। नैना और सुनैना, इस समय तुम्हें इस तरह की बातें करने की पड़ी है। तुम्हें इस तरह से माँ से बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, ना रात देखी और ना दिन, हमें पढ़ाया, खिलाया, पहनाया। आज जरा बुरा वक्त क्या आ गया, तुम माँ को इतना सुना रही हो। मैं सब्जियां बेचने तो जाती हूँ, जितना होता है उतना कर रही हूँ, लेकिन मेरे अकेले करने से कितना हो जाएगा। हम तीनों को एक साथ काम करना होगा, तभी घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं। अरे घर में कोई है? मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या है बुढ़िया, तुझे हमारे घर में कुछ दिखाई दे रहा है जो हम तुझे खाने के लिए दे देंगे? हमें खुद 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने के लिए मिलता है। चल चल जा यहाँ से, किसी और से मांग। अम्मा जी, यह छोटी है, नादान है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। यह लीजिए मेरे हिस्से की एक रोटी, इसे खा लीजिए, अगर इससे आपका पेट भर जाता है तो। वह बूढ़ी औरत जूही के हिस्से की रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों बहनें काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, ये है हमारी सौतेली बहन जूही की बच्ची, खुद को क्या समझती है, हमें अपने साथ काम करने लेकर जा रही है, हमसे वहाँ ले जाकर काम कराएगी। यार, जब हमारे दोस्तों को पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ इस जूही की बच्ची को सबक सिखाते हैं ताकि इसे अक्ल ठिकाने आ जाए। वैसे भी हमारी सौतेली बहन है, इससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा भी छूट जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और बेचारी जूही इन सब बातों से बेखबर कि उसकी बहन उसके साथ क्या करने वाली है। कुछ दूर चलने के बाद नैना और सुनैना को कुछ जंगली जानवर नजर आते हैं, तो दोनों बहनें उसे उनके सामने फेंक देती हैं और वहां से भागकर आ जाती हैं। जूही बहुत मुश्किल से उन जानवरों से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है। जूही को जिंदा देखकर दोनों बहन बहुत गुस्सा करती हैं और काम की तलाश में कुछ दूर और चलती हैं, तो उन्हें एक बहुत अद्भुत चीज नजर आती है, और वो थी 3 नदी। जहाँ एक नदी के पास सोने की ड्रेस थी, उस नदी से सोने के सिक्के बह रहे थे, और दूसरी नदी जिसके पास चांदी की ड्रेस थी, उससे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात बह रहे थे, और तीसरी नदी जिसके पास एक सिंपल ड्रेस थी जिसके अंदर से कुछ भी नहीं बह रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह तीनों बहनों से कहती है, तुम्हारा इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरी जादू ड्रेस की 3 नदियाँ हैं और तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकती। क्या तुमने बाहर बोर्ड लिखा पढ़ा नहीं था कि यह परियों की दुनिया है और यहाँ पर इंसान आता अपनी मर्जी से है और जाता हमारी मर्जी से है। तुम्हारे सामने मेरी ड्रेस की जादुई 3 नदियाँ हैं। सोने की नदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे और चांदी की ड्रेस पहनकर तुम्हें बहुत सारे चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, और तीसरी नदी की सिंपल ड्रेस पहनकर तुम अपनी माँ के पास वापस जा सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती हो या फिर धन दौलत हासिल करके यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो। मुझे नहीं जाना अपनी बीमार माँ के पास, और वैसे भी वहाँ जाकर गरीबी में मैं क्या करूँगी। मैं तो सोने की ड्रेस पहनकर बहुत सारी धन दौलत लेकर अपनी ऐश की जिंदगी बिताऊंगी। हाँ हाँ, सारी जिंदगी तो पाई पाई के लिए तरसते आ रहे हैं, और अब अपनी माँ की वजह से इतनी सारी धन दौलत छोड़ दे। मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी चांदी की ड्रेस पहनकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताऊंगी। परी जी, मुझे आपकी नदी की सिंपल ड्रेस चाहिए ताकि उसे पहनकर मैं अपनी बीमार माँ के पास जा सकूं। मुझे आपकी धन दौलत का लालच नहीं है। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी धन दौलत है। मेरी माँ के बिना इस संसार की सारी धन दौलत भी मेरे लिए कुछ भी नहीं, और अगर मेरे साथ मेरी माँ है तो इस संसार की सारी धन दौलत मेरे पास है। नैना और सुनैना, तुम धन दौलत का लालच कर कर बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। ये तुम्हें कहीं कभी नहीं रहने देती, इसलिए अभी भी समय है, माँ के पास चलो।
चल चल, हमें ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। हमें नहीं जाना उस गरीबी में। तुझे जाना है तो तू जा। जूही अपनी दोनों बहनों को बहुत समझाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और परी अपनी नदी की तीनों बहनों को एक एक ड्रेस दे देती है। नैना और सुनैना जैसे ही सोने और चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें जाकर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और जूही सिंपल ड्रेस पहनकर अपनी माँ के पास आ जाती है, लेकिन उसके घर जाते ही धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह देखकर जूही चौंक जाती है। तभी उसके पास परी आती है और वह जूही से कहती है, जूही, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फल मिला है। तुमने लालच नहीं किया, धन दौलत और माँ में से माँ को चुना, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी माँ और इतनी सारी धन दौलत मिली है और तुम्हारी दोनों बहनों को उनके लालच का फल मिल गया है। अब तुम अपनी माँ और इतनी सारी धन दौलत के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती हो। यह सुनकर जूही खुश हो जाती है और वह इतने सारे पैसों से अपने लिए एक घर लेती है और अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कराती है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नैना और सुनैना के हाथ कुछ भी नहीं लगता, ना ही धन दौलत और ना ही माँ, और वह नौकरानी से भी बदतर अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। आई माँ, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो। मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे, मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपने बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वह उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। प्लीज वादा कीजिए,
ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली। लेकिन अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझे नहीं, अभी समझाती हूँ। टेन टेन। इतना बोलते ही जादूगर ने उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है। ये देखो बच्चियों, ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ, ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते, तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता, तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली,
जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली, आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।